तो वो घर से निकल करके और मंदिर आ गए। मंदिर आकर के मंदिर बैठ गए और सुनने लगे। गीता पाठ पाठ चल रहा था वहाँ पर, सुनने लगे। मगर व्याख्या में जनार्दन सब जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो गई। अर्थात जनार्दन का मतलब था भगवान, वो कथावाचक है, बीच बीच में भगवान का नाम बोलता है, जनार्दन का नाम बोलता है। तो उनको जैसे जनार्दन का नाम सुनाई दिया तो जनार्दन का नाम ही उनको जीजा जी का नाम था और जनार्दन जोशी नाम था उनका, तो उनकी याद आ गई उनको। परसों ही कार्ड आया था कि उनकी तबीयत खराब है, अर्थात पत्र आया, पता चला उसमें कि जनार्दन जो जीजा जी उनके, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है ना। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी की हालत पूछने अहमदाबाद जाना ही है होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। अर्थात आप जानते ही हो कि परिवारों में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कितना मतलब गैप हो जाता है। तो समझ लगे कि जैसे मैं कहूँगा कि मुझे जीजा जी को जाना है, मिलने जाना है, तो उनकी पत्नी और बच्चे मना करेंगे, नानपुर करेंगे, कहेंगे, टाल देंगे बात को। तो सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से श्रद्धा मुक्तापूर्ण है। अर्थात वह सोचते हैं कि इस तरह का जो लगाव है वो ठीक नहीं है। अब तो अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी बीवी, वही ठीक है। इस तरह से जो अपने जो परिवार वाले हैं उनसे अगर लगाव रखेंगे तो ये तो मुक्ता होगी। इस तरह से परिवार में खर्चा होगा, जाना आना का खर्चा होगा, इस तरह की बीवी सोचती है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं और यशोधर जी पुराने विचारों के व्यक्ति हैं। किशनदा के साथ रहे हैं, किशनदा का जो प्रभाव है उनके ऊपर पड़ा है। अर्थात वह अपने परिवार के लोगों से मिलना जुड़ना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो। अर्थात उनकी इच्छा है, उनका मन है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति उत्साहित रहें, हेल मेल रहे, भाईचारा रहे और ऐसे संबंध बना रहे। अच्छा, बच्चे क्रोधी होते हैं लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों की तो अपनी मानसिकता होती है, थोड़े क्रोध होते हैं और नए विचारों पले होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। क्या हद हो गई? कुमाऊं बेटे ने ये कह दिया कि आपको बुआ को बेचने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा, आपको बुआ को बेचने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बचपा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकते। अर्थात आप जब जाएंगे अहमदाबाद अपनी बुआ से मिलने, खर्चा होगा तो आप चाहेंगे तो पैसे मेरे से, तो मैं तो पैसा नहीं दूंगा। तो इसमें बब्बा बोले कि अभी मेरे पास तनख्वाह है, मेरे पास खर्चा है और अभी मेरे पास आपसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं सक्षम हूँ, अर्थात मैं खुद जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यशोधर जी का नारा, क्या नारा था उनका? नारा क्या बीच में बोला करते थे अपनी बात में, हमारा तो सेफ ही ऐसा ठहरा। मतलब हमारा तो जो व्यवहार है, हमारा तो तरीका है, इस तरह का ये सेफ मतलब ठहरा है। ये उनका एक आम बोलचाल की भाषा में कहा करते थे वो, ना, इस तरह का प्रयुक्त शब्द था उनका। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। अर्थात परिवार क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है, मिलना क्या है, जुड़ना क्या है, इस तरह की जो बातें हैं ये तो हमको विरासत, हमें परंपरा में मिली है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते आए हैं। इस तरह से वो बोले। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। अर्थात कभी भी बोलते हैं ना हमारा तो ये शेफ है, तो जब ऐसा बोलते हैं तो उनकी बीवी उनसे नाराज होती है, चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। कहती है कि जो इन्होंने देखा है सब कुछ विरासत में सीखा है, अपना खुद का कुछ नहीं सीखा है इन्होंने। अपने जो क्या नाम से जो भी बातें हैं वो कुछ नहीं सीखी इन्होंने। क्या कहती है वहाँ उनकी वो पत्नी कि इन्होंने खुद स्वयं का जीवन का कुछ अनुभव कुछ नहीं किया हुआ है ना। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। अतः अल्मोड़ा उधर ही है, क्या नाम से, उत्तराखंड में। तो वहाँ चले गए। अपने जो विधवा फूफा जी खत्म हो गए थे, विधवा बुआ थी, उसके वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ पढ़े। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं कि जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। अर्थात बुआ के यहाँ कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं था, उनके कोई बच्चे वगैरह कुछ नहीं थे और ज़्यादा मतलब होंगे तो पता नहीं, एक दो होंगे, लेकिन पता है नहीं इसके अंदर कुछ नहीं थे और परिवार में कुछ सीखा नहीं इन्होंने।
जो उनके रंग में रंगते उनकी बात सीखते, है ना, ऐसा कुछ नहीं सीखा उन्होंने। मैट्रिक, मैट्रिक होती 10th क्लास, 10वीं का कक्षा को पास करते ही, 10वीं को बोलते हैं मैट्रिक, मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए, अर्थात अपने काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में सीधे दिल्ली आ गए। और यहाँ के रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ, यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ, कौन, किशनदा, जिनको पत्नी बोलती कृष्णानंद जी, किशनदा के पास यहाँ आकर के रह गए। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को क्या होता है, अर्थात कुंवारा कुंवारा होता है, अकेला होता है, न बीवी होती है, न बच्चे होते हैं, न परिवार कुछ होता है, अकेले आए, अकेले रहे, अकेले खाया, अकेला पिया, अकेले व्यक्ति के साथ रहे तो क्या सीखेंगे वो, है ना। पत्नी आग्रहपूर्ण कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था, अर्थात वो कहते हैं कि जो भी किशनदा बोलते थे, जो भी किशनदा करते थे, वही बातें तुम करते हो, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, अर्थात तुम उनके पास रहे, किशनदा के पास, जो किशनदा से पाया, जो किशनदा से सीखा, उन्हीं बातों को हमारे लिए व्यवहार में लाते हो, आपका अपना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से कहकर के उनको डांट देती है। वह उनका पुराने गवे लोगों से सीखा हुआ ठहरा, अर्थात किशनदा भी गाँव के थे और गाँव से आगे शहर में आ गए, और जो गाँव के लोगों से सीखा उन्होंने, वह अपना खुद का था, उन्होंने कुछ खास नहीं सीखा, क्योंकि परिवार में होते, समाज में रहते, तो लोगों में उठते बैठते ज़्यादा, तो कुछ सीखते, लेकिन कुछ नहीं सीखा उन्होंने, इसलिए जो वही तुमने सीखा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाती कौन से रिवाज निभ सकते हैं, अर्थात दिल्ली भी आ गए और यहाँ आकर के नौकरी भी मिल गई, नौकरी लगने के पश्चात उनको क्या नाम से शादी की नहीं उन्होंने, शादी करते तो परिवारों में आते जाते, पारिवारिक जो चीज़ें हैं का जो परंपराएं हैं उनको निभाते, तो कुछ सीखते, तो ऐसा कुछ नहीं सीखा, इससे तुम उनके साथ रहे, इससे तुमने भी कुछ नहीं सीख पाए। कौन से नहीं है, हाँ से कौन से नहीं, पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, अर्थात आज का हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई शादी नहीं करता है तो उसको बोलते जन्म का बूढ़ा, अर्थात तो भाई बूढ़ा है, बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह कहावत है, शादी कर लेता तो जवान रहता, तो जन्म के बूढ़े। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बूढ़ा खुद ओढ़ने लगे हो, अर्थात तुमको पता नहीं कौन सी सुर, कौन सी आदत लग गई है, जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनका व्यवहार है, जो उनकी बातें हैं, वो तुम अपने ऊपर ओढ़ रहे हो, अर्थात उनको अपना रहे हो, है। क्या तुम सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे, अर्थात उनकी सारी बातें, सारी परंपराएं, सारी चीज़ें उन्होंने ओढ़ लिए, अपना लिए, मतलब कहने का आते हैं बातें अपना लिए। तुम शुरू में तो वैसे नहीं थे, अर्थात जब तुम्हारी शुरू में शादी हुई थी या तुम्हारे साथ आई थी तब ऐसे नहीं थे, तुम्हारा बिल्कुल ऐसा स्वभाव नहीं था, ऐसा बिल्कुल गुण नहीं तुम्हारे अंदर, लेकिन जब से तुम किशनदा के साथ रहे अच्छा तुम ऐसे हो गए। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा, देख जो क्या नहीं रखा है, अर्थात शादी की हुई थोड़े दिन बाद तक मैं रही तुम्हारे साथ, तो मैंने तुमको सब कुछ देखा है। गजल गाते थे, गजल गाते थे, गजल गजल हुई और सगल के गाने, ठीक है। तो तुम शुरू में तो वैसे नहीं थे, है? शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, अर्थात एक हफ्ते में 2-2 बार सिनेमा जाते थे, और गजल गाते थे, गजल अच्छी, कौन सी गजल, गजल हुई और सगले गाने, गजलें गाते थे, गजल के अलावा सगल जो थे गायकार गीतकार, उनके गीत तुम गाया करते थे। इस प्रकार से उनकी बीवी उनको उल्हाना देती है, उनके लिए बारिक कहती है, उनके सुनाती है उनको। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है, अर्थात अनुभव, अर्थात जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की वैसी बुजुर्गी आती है, वैसे समझ बढ़ती है उसकी, वैसे क्या नाम से सोच विचार बढ़ते हैं उसके, है ना, तो वो ठीक है। हाँ, तो उम्र के साथ बुजुर्ग आना ठीक है। पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह तुमने बूढ़िया काल, बुढ़ापे में तुम्हारी उम्र हो गई, अब तो उनकी उम्र ढल गई है, ये बगैर बाह का ब्लाउज पहना, इस तरह की आजकल ये आधुनिक महिलाएं पहनती है? और ये रसोई से बाहर दाल भात खा लेना है, ये ऊंची हील वाले सैंडल पहनना, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटे की सलाह पर शुरू कर दिए, अर्थात तुम आधुनिक हो गई हो, अर्थात यानी कि तुमने सारी चीज़ सीख ली है। ब्लाउज कम ब्लाउज क्या जो बाएँ हैं मैंने बगैर बाहों के जो ब्लाउज पहनना, दाल भात खाना,
और कई चीज़ें सीखी, ऊंची हैंड जो वो सैंडल है हील वाली वो पहन लेना, ये तुमने सारी अपनी बेटी से सीखी है। मुझे तो वे सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम हो गया था, मुझे तो उस पर अटपटा लगता है, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता, मुझे तो अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी जो क्या नाम से सभ्यता है उसके विरुद्ध लगता है सारी चीज़ें ना। एनीवे कोई बात नहीं, खैर जो भी है ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ, अर्थात मैं तुमसे मना नहीं कर रहा हूँ तुम ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारी मर्जी हो करो, तुम्हारी मर्जी हो पहनो, तुम्हारी मर्जी हो जैसे बात करो, मैं नहीं बोल रहा। देयरफॉर इंग्लिश में भी बोलते हैं बीच बीच में वो, अतएव, देयरफॉर होता है अतएव, अतः तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज होना नहीं चाहिए, अर्थात मैं जैसा जीता हूँ, जैसी मेरी परंपरा है, जैसी मेरी परवरिश में मैंने सीखा है, जैसा काम मैं करता हूँ, जैसा मैं पहनता हूँ, जैसा ओढ़ता हूँ, जैसा खाना खाता हूँ, जैसे बैठता हूँ, जैसे उठता हूँ, इन बातों पर तुमको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, अर्थात तुम हमारे अपने अपने हिसाब से जियो और मुझे अपने हिसाब से जीने दो। ये उन्होंने कह दिया अपनी बीवी से और बच्चों से कि तुम्हारी अपनी सभ्यता है, तुम्हारी अपनी संस्कृति है, मेरी अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, तुम ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस मत किया करो। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगता था, अर्थात अब क्या उनका थोड़ा ध्यान विस्तृत हो गया, वो क्या नाम से प्रवचन सुनते हैं लेकिन वहाँ भी ध्यान घर की ओर लगा रहता है, कुछ घर के लोगों पे, कुछ घर की ओर, कुछ वापस अपने जो भक्ति भाव उसके ऊपर लगा रहता है। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है, अर्थात जब वो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, लगाते हैं, तो उनका जो मन है वो ध्यान में कम लगता है और अपना परिवार, अपनी जो सत्ता है जिसको संभाले आए हैं, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना घर, इन पर भटकता रहता है, इसलिए ध्यान पूर्ण ढंग से नहीं लग पाता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही वो अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स शायद ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय प्रॉपर ठहरा, अर्थात ये चीज़ें सारी जो रिटायर हो जाऊंगा, जब सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तब करूंगा, शायद जब अच्छी तरह कर सकूंगा, इस प्रकार से सोचते हैं। वानप्रस्थ जानते हो 4 आश्रम हमारे यहाँ, तो लास्ट का जो आश्रम होता है वानप्रस्थ कहते हैं इसको, बुढ़ापा जिसमें आता है ना, बुढ़ापे में केवल भक्ति भाव करना, माला फेरना, जप करना, तप करना, ऐसे काम करते हैं के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी है, अर्थात चीज़ें, अर्थात ये सारी चीज़ें हैं ये वानप्रस्थ की रिटायर होने के बाद ही संभव हो पाएगी। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, अर्थात जब बुढ़ापा आ जाएगा, उम्र ढल जाएगी, तो वो सोच रहे हैं कि फिर वो जाकर के गांव में रहेंगे, गांव में पुश्तैनी उनका मकान है और उस मकान में वो रहेंगे रिटायर होकर। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड समझे, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड समझे, समझ रहे मतलब इसका बात समझ में आ रही है ना। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, अर्थात जिस तरह का जो ये क्राउड होता है, क्या नाम से भेड़ चाल बनाना, अर्थात जो वहाँ होगा सारा काम, वहाँ मिलेंगे लोगों से, बैठेंगे, बात करेंगे, इस तरह की अपने गांव में जाकर। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, अर्थात ये सारी बातें जो बातें किशनदा उनको कहा करते थे वो बातें वो क्या नाम से यशोधर बाबू अपनी पत्नी, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने लोगों को सुनाते हैं और कहकर उनकी तरह की और झेपी सी लगभग नकली से हंसी देते हैं, अर्थात ऐसी बात कह करके और नकली सी हंसी जैसी भी है वो लोगों को शायद सामने पसंद नहीं आए, खुद को पसंद आए और ऐसी हंसी हंस देना उसको बोलते हैं झेप से, तो वो हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते थे, अर्थात किशनदा जो है जब तक शहर में रहे तब तक आराम से योगेश्वर बाबू यशोधर बाबू उनके यहाँ जाते और उनके हाजिरी दब देते, चाय पानी पी के आते, बैठते बातें करते, हफ्ते में 2 दिन काफी 2 दिन तो मिलने के लिए कोई रह रहा है साथ में। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाव, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। और किशनदा है वो भी आप जब घूमते फिरते शाम को या कभी भी मानस पुत्र होता है जो
अपना पुत्र नहीं होता है लेकिन मन का पुत्र होता है, जिसको मान लेते हैं कि मेरा पुत्र है। तो वो एक भाव को होता है, छोटा भाव है तो होता है बच्चा, अर्थात बच्चा कौन, ईश्वर बाबू, उसको बच्चा मानते और कहते आ जाते उनके घर पे निकल जाते और पूछते हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है, अर्थात मानसिक रूप से और तामसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छा बन रहा है, खाना वाना है, भाव भाव होता है बच्चा बना। जब ईश्वर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी, अर्थात जब शुरू में जब स्टार्टिंग में जब उनके पास आए थे तो थोड़ा लेट उठते ही है, आदत तो होती है बच्चों की देर से उठने की, सबकी होती है, आप भी लेट उठते होंगे, हम भी लेट उठते होंगे जब काम नहीं होता है। तो जब ईश्वर बाबू उनके पास आए तो लेट उठा करते थे उनके पास। किशन दा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया और ये मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, अर्थात किशन दा ने उनसे कहा कि जल्दी सो जल्दी उठो, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और अपने स्वास्थ्य को हेल्दी बनाता है। इस तरह की बात कहते थे वो, इस तरह की बात कह करके उनको उठाया करते थे, तो ये उनकी आदत में आया। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किशन दा ने ये देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं, अर्थात जब अलग हो गए, जब बीबी आ गई और अपना अपना घर बसा लिया, तब भी वो रोज उनके घर की ओर देखते और ये देखते हैं कि भाव यानी बच्चा सुबह जल्दी उठता है कि नहीं उठता है, कितना जल्दी उठता है, ये पूरा ध्यान वो किशन दा उनके ऊपर रखते थे। यशोधर बाबू को ये अच्छा लगता ईश्वर बाबू को ये अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाव कहता है, अर्थात भाव होता बच्चा, मराठी के अंदर या सॉरी उसमें भाव, उत्तराखंड में छोटे बच्चे को भाव के नाम से जानते हैं, अर्थात वो हमेशा भाव बोलते थे बच्चा, अर्थात कोई उनको बच्चा कह रहा है, तो ये ईश्वर बाबू को अच्छा लगता था। हर सवेरे वो किशन दास से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए, अर्थात सुबह सुबह आए रोज उनके घर पे और रोज आकर के क्या चाय पिए, ऐसी उनकी इच्छा थी, ऐसा भाव किशन दा के प्रति रखते थे कि आप जब भी आते हैं घर पे रोज आए और रोज आकर के सुबह चाय पिए। किशन दा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते थे, अर्थात जब ऐसा अनुरोध करते, ऐसी अपील करते तो उस बात को किशन दा मानते और क्या नाम से चाय पीकर चले जाते। यशोधर बाबू ने किशन दा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, घर में किस तरह रहते हैं वो, किस तरह तैयार होकर जाते थे और दफ्तर में, और घर में किस तरह रहते थे, तो इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने वो योगेश बाबू ने किशन दा की देख रखी थी। लेकिन किशन दा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशन दा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँवों में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए, अर्थात वो ऐसा उनका घर पे रूप रहा करता था कि कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन था लंबा, जिसको पहनते हैं कुर्ते पजामा होते हैं, सिर पर गोल टोपी जो विलायती लोग लगाते हैं, अंग्रेज लोग लगाते हैं, वैसे पहनते हैं, और पाँवों में देसी खड़ाऊ, अपने जो गाँव की खड़ा होती है ना चप्पलें होती है वैसे पहनते हैं, और हाथ में जो कुत्ता को भगाने का जो डंडा होता है, कुत्तों का जिसको जानवरों को भगाने का, वो उनके हाथ में हमेशा वो रखता है। तो ऐसी उनका रूप था, ऐसा दृश्य उनका था किशन दा का, तो ये उन्होंने देखा था। जब तक किशन दा दिल्ली में रहे तब तक ईश्वर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई, अर्थात जब तक वो दिल्ली में रहे तब तक तो उनका पट शिष्य पूरा शिष्य बन के रहे वो, और इस तरह की भूमिका, इस तरह की मानस पुत्र की भूमिका क्या नाम से योगेश बाबू ने किशन दा के साथ निभाई, उन्होंने ऐसा बन के रहे, ऐसा काम किया उन्होंने। किशन दा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी बच्चों को नाराज किया, अर्थात कभी कभी उनके बच्चे, कभी कभी पत्नी उनसे नाराज हुआ करती थी कि आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। किशन दा को आपने जीवन भर निभाया, साथ रहा, अब परिवार को देखिए, हमको देखिए, लेकिन वो उनके जो मन में थी वो करते थे, वो नाराज हुआ करती थी, कोई बात नहीं, हो जाओ नाराज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में होली गवाना, अर्थात होली का गीत गाना, जनेऊ पुण्य के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। जनेऊ पुण्य होती है, जो कुमाऊनी होते हैं, जो लोग होते हैं, कुमाऊनी होता है कुमाऊं क्षेत्र के रहने वाले, कुमाऊं मतलब उत्तराखंड के तरफ के रहने वाले, उनमें क्या नाम से अपनी जनेऊ बदलने की परंपरा होती है, साल में एक बार जनेऊ बदलते हैं।
तो वो उनके घर पर आमंत्रित करते कि और उसका जो प्रोग्राम है, जो भी कार्यक्रम है वो रखते हैं वहाँ पर, और उसका जो जनेऊ वो बदलते हैं। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, अर्थात जब भी रामलीला आती और जो भी रामलीला करना चाहते लोग, वहाँ के जो भी नाटक, जो भी दृश्य देना चाहते, उसकी तैयारी है, उसकी प्रिपरेशन है, उसके लिए उन्होंने कमरा दे दिया, है ना। ये और ऐसे ही कई और काम ईश्वर बाबू ने किशन दास से विरासत में लिए थे। अर्थात ये सारी बातें उन्होंने किशन दास सीखी थी, क्योंकि किशन दास सारे काम किया करते थे। किशन दास बच्चों को क्या नाम नाटक के लिए, बच्चों को क्या नाम वो रामलीला के लिए अपना कमरा दे दिया करते थे, है ना। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों में होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों सख्त नापसंद है, लेकिन उनके बच्चे, उनकी पत्नी ये चीज़ें पसंद नहीं थी उनको। ये इस तरह का जो नाटक करना, इस तरह की रामलीला करना, इस तरह का घर पे आगना आना है, घर में हुड़दंग करना है, हुड़दंग लगती है उनको, तो ये इससे बच्चों को और उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं, नापसंद थी उनको, है, इसका बिल्कुल वो विरोध करते थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया था। अर्थात जब देखते हैं कि समाज के अंदर भी ऐसी कोई बातें नहीं है और लोगों में आजकल इस तरह की कोई चीज़ें नहीं रही है, तो उसके बावजूद भी आप घर पे इनको लाते हो और घर पे इस प्रकार के आयोजन रखते हो, तो वो ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें उनके बच्चे और उनकी पत्नी नाराज रहती इनसे, हमेशा खपा रहती थी उनसे, ठीक नहीं है।